आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत में वक्फ कानून की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। जी। हमारे पास जो स्रोत है वे वक्फ की अवधारणा, इसके मैनेजमेंट और हाँ, हाल ही में प्रस्तावित एक नए विधेयक पर भी रोशनी डालते हैं। जी, ये 2024 का विधेयक है। हाँ, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024। तो हमारा मकसद है वक्फ का सही मतलब समझना, ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये जो नए बदलावों की बात हो रही है वो क्या संकेत दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये वक्फ है क्या? देखिए, वक्फ अगर हम इस्लामी कानून के नज़रिए से देखें तो ये किसी संपत्ति को हमेशा के लिए, मतलब परमानेंटली, किसी धार्मिक या आप कह सकते हैं परोपकारी काम के लिए दे देना है। जैसे ही कोई संपत्ति वक्फ बनती है, उसका जो निजी मालिकाना हक है वो खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 भी यही कहता है कि ये संपत्ति अल्लाह के नाम पर एक स्थायी दान बन जाती है, समाज की भलाई के लिए। स्थायी दान मतलब ये हमेशा के लिए होता है, परमानेंट। जी हाँ, बिल्कुल। आज की दुनिया में तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लगता है ना, जहाँ हर चीज खरीदी बेची जाती है। इसकी और क्या खास बातें हैं, मतलब वक्फ संपत्ति की? हाँ, इसकी 3 मुख्य बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। पहला, स्थायित्व मतलब परमानेंस, ये हमेशा के लिए है। दूसरा, अविचलनीयता, इररिवोकेबिलिटी, इसे बनाने वाला बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं इसे वापस ले रहा हूं। अच्छा। और तीसरा, अहस्तांतरणीयता, इनएलिनेबिलिटी, मतलब इसे ना तो बेचा जा सकता है ना ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कामों के लिए होगा जिनके लिए इसे बनाया गया था, धार्मिक या परोपकारी। समझ गए। अच्छा, और क्या सभी वक्फ एक जैसे ही होते हैं या इनके कोई प्रकार भी हैं? नहीं, मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। ओके। एक है पब्लिक वक्फ, जिसे वक्फ खास भी कहते हैं, जैसे मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान, जिनका फायदा आम जनता को मिलता है। और दूसरा है प्राइवेट वक्फ या वक्फुल अल औलाद। ये कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपने बच्चों, वंशजों के भरण पोषण के लिए बनाता है। अच्छा, परिवार के लिए भी? हाँ, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। अगर कभी वो वंश खत्म हो जाता है तो फिर उसका फायदा भी आम जनता के लिए, मतलब धार्मिक या परोपकारी कामों में इस्तेमाल होगा। दिलचस्प। और कोई अपनी संपत्ति को वक्फ बना कैसे सकता है? क्या कोई तय तरीका है? हाँ, कई तरीके हैं। एक तो है जीते जी समर्पण कर देना, जिसे इंटरव्यूअर्स कहते हैं। दूसरा है वसीयत के जरिए, टेस्टामेंट्री, मतलब अपनी वसीयत में लिख दिया। लेकिन इसमें एक लिमिट है। लिमिट? कैसी लिमिट? आप अपनी कुल संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत के जरिए वक्फ कर सकते हैं। ओह अच्छा, सिर्फ 1/3। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और कोई तरीके? जी, एक है मर्जुल मौत, यानी जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर हो उस वक्त वो घोषणा करे। इस पर भी वही 1/3 वाली लिमिट लागू होती है। ठीक है। और एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा तरीका है प्राचीन उपयोग या इममेमोरियल यूजर द्वारा। प्राचीन उपयोग, वो कैसे? मान लीजिए कोई संपत्ति है जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है कि ये वक्फ है, लेकिन वो बहुत बहुत लंबे समय से किसी धार्मिक या परोपकारी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। अच्छा, बिना कागज के भी? जी। और यहाँ एक और कानूनी सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस। साइप्रेस? हाँ, सीप्रेस। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए जिस खास मकसद के लिए वक्फ बना था वो पूरा हो गया है या वो काम करना मुमकिन नहीं रहा, तो ऐसी हालत में कोर्ट उस संपत्ति को किसी मिलते जुलते नेक काम में लगाने का आदेश दे सकती है। अच्छा, ताकि वो संपत्ति इस्तेमाल होती रहे नेक काम में। बिल्कुल। मकसद ये है कि वक्फ की जो मूल भावना है वो बनी रहे। समझ गई। अब इतनी सारी संपत्तियां हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है? ये तो काफी बड़ा काम होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है। इसी के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, हर राज्य में होते हैं। वक्फ बोर्ड, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे वक्फ संपत्तियों की पहचान करना, उनका सर्वे करवाना, उन्हें सुरक्षित रखना और उनके प्रबंधन के लिए मुतवल्लियों को नियुक्त करना, उन पर नजर रखना। मुतवल्ली? हाँ, मुतवल्ली। और अगर कोई झगड़ा या विवाद हो तो उसे सुलझाना, सरकारी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये सब। आपने मुतवल्ली का जिक्र किया। जी। ये कौन होते हैं? क्या भूमिका है इनकी? मुतवल्ली आप कह सकते हैं वक्फ संपत्ति का मैनेजर या ट्रस्टी होता है। ओके। जो वक्फ बनाता है वो खुद भी मुतवल्ली हो सकता है या किसी और को बना सकता है, या फिर बोर्ड नियुक्त करता है। उसका काम है प्रॉपर्टी की देखभाल करना, उससे जो आमदनी हो रही है उसका सही इस्तेमाल हो।
ये देखना और बोर्ड को रेगुलर हिसाब किताब देना। और अगर वो ठीक से काम ना करे तो बोर्ड उसे हटा भी सकता है, जवाबदेही तय की गई है। ठीक है। इस पूरे क्षेत्र में कानूनी तौर पर भी तो वक्त के साथ बदलाव आए होंगे। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी अहम बदलाव हुए हैं। जैसे 1913 में एक मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया था, जिसने खास तौर पर पारिवारिक वक्फ को कानूनी मान्यता दी। फिर 1954 और खासकर 1995 में वक्फ अधिनियम आए। इन्होंने वक्फ बोर्ड्स की स्थापना की, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार किया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी बहुत सी चीज़ें साफ की हैं। जैसे एक केस था मोहम्मद इस्माइल बनाम ठाकुर साबिर अली 1962 का। उसमें कोर्ट ने साफ कहा कि प्राइवेट वक्फ में भी संपत्ति असल में ईश्वर की ही मानी जाती है, परिवार तो सिर्फ उसका लाभार्थी होता है। अच्छा, और अब आते हैं बिल्कुल ताज़ा हालात पर। ये जो नया बिल प्रस्तावित है 2014 वाला यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? क्या मकसद है इसका? जी, इस प्रस्तावित कानून का जो लक्ष्य दिख रहा है वो है वक्फ मैनेजमेंट में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। और साथ ही ऐसा लगता है कि ये केंद्र सरकार की भूमिका को शायद थोड़ा और मजबूत करना चाहता है। एडमिनिस्ट्रेशन को और कुशल बनाना, वक्फ संपत्तियों का बेहतर विकास, इन सब पर जोर है। हमारे स्रोतों में एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। इस बिल में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की संभावना का भी जिक्र है। ये तो काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से ये एक अहम बिंदु है और इसे सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा। इसके सामाजिक और सामुदायिक असर भी हो सकते हैं। ये एक बहस का मुद्दा है कि इसका धार्मिक संस्थाओं के कामकाज और उनकी स्वायत्ता पर क्या असर पड़ेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वक्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धार्मिक आस्था और कानूनी नियम कायदे दोनों मिले हुए हैं। और ये जो नए बदलावों की बात हो रही है वो इसी ढांचे को शायद और बेहतर और पारदर्शी बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौती हमेशा यही रहती है कि वक्फ की जो मूल धार्मिक भावना है उसका सम्मान कैसे रखा जाए और साथ ही पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे सुनिश्चित हो। ये जो 2024 का प्रस्तावित विधेयक है, ये शायद इसी संतुलन को साधने की एक कोशिश है। स्रोत सामग्री इस बात पर भी जोर देती है कि कोई भी बड़ा बदलाव हो तो उससे जुड़े सभी पक्षों से, खासकर समुदाय से, सलाह मशवरा बहुत जरूरी है। सही बात है। और यहाँ एक सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। हमने बात की प्राचीन उपयोग वाले सिद्धांत की कि बिना दस्तावेज के भी लंबे इस्तेमाल से संपत्ति वक्फ मानी जा सकती है। हाँ। आज के ज़माने में जहाँ लैंड रिकॉर्ड्स इतने ज़रूरी हैं, शहरीकरण इतनी तेज़ी से हो रहा है, ये सिद्धांत प्रैक्टिकली कैसे काम कर सकता है? ये थोड़ा पेचीदा मुद्दा है ना, इस पर और सोचने की ज़रूरत है।